नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं रीट L1 और रीट L2 के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से 2 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाएंगे। जिस प्रकार हमने NEP 2020 अच्छे तरीके से आपको नोट्सों के माध्यम से करवा दिया, जहां से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एकदम अच्छे तरीके से नोट्सों के माध्यम से करवा दी गई है। उसके बाद जहां से लगभग 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे नंबर 2 टॉपिक से, वो कौन सा था? बाल कल्याणकारी योजनाएं। जी हां, बाल कल्याणकारी योजनाएं एकदम अच्छे तरीके से मैंने आपको करवा दी है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 यानी NCF 2005 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, जहां पर आपको NCF 2005 से लगभग 4 क्वेश्चन देखने को मिलते थे, लेकिन अब की बार यहां आपको 2 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि NEP 2020 से क्वेश्चन आ जाएंगे, बाल कल्याणकारी योजनाओं से क्वेश्चन आ जाएंगे, उसी प्रकार NCF 2005 से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप कर रहे हो L1 और L2 एग्जाम की तैयारी, तो इस क्लास को लास्ट तक देख लेना, क्योंकि इस क्लास से आपको 2 या प्यारे विद्यार्थियों 1 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 2 भागों में होने वाली है क्लास। चलिए NCF 2005 की बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका अर्थ। क्या देखेंगे? सबसे पहले NCF 2005 का अर्थ देखेंगे। क्या है इसका अर्थ? देखिए, अर्थ भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, शाब्दिक अर्थ क्या है? नंबर 2, इसका संकुचित अर्थ क्या है? नंबर 3, इसका व्यापक अर्थ क्या है? यानी 3 अर्थ हम पढ़ेंगे। आपसे पूछा जाएगा इसी प्रकार है कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, इसका संकुचित अर्थ क्या होगा, इसका व्यापक अर्थ क्या होगा। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं नंबर 1 पर, शाब्दिक अर्थ की। किसकी बात करते हैं? शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं। तो देखिए, पाठ्यचर्या यानी करिकुलम। क्या है? पाठ्यचर्या यानी करिकुलम। कौन से, किस भाषा का ये अर्थ है? तो ये है अंग्रेजी भाषा का। किस भाषा का है ये शब्द? अंग्रेजी भाषा का है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको बनेगा, क्या बनेगा? सबसे पहला क्वेश्चन है कि पाठ्यचर्या यानी करिकुलम शब्द भाषा का है। कौन सी भाषा का शब्द है ये आपसे पूछा जाएगा। ऑप्शन में मिलेंगे आपको अंग्रेजी भाषा, लैटिन भाषा या फिर फ्रांस भाषा, यानी इस प्रकार आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं। तो पाठ्यचर्या कौन सी भाषा का शब्द है? तो अंग्रेजी भाषा का हो जाएगा। लेकिन इसकी उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। कहां से हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। ये और इंपॉर्टेंट हो गया। तो देखिए, यहां पर बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है कि हमें पूछे कि कौन सी जो करिकुलम शब्द है कौन सी भाषा का है, तो अंग्रेजी भाषा का है। लेकिन आपसे ऐसे पूछे कि करिकुलम की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है, तो लैटिन भाषा से हुई है। जिसका अर्थ देखिए क्या है, क्योर इसका अर्थ है। और अर्थ देखिए, रेस कोर्स यानी दौड़ का पथ, रेस कोर्स। और आपसे यही पूछा जाएगा कि पाठ्यचर्या या करिकुलम का अर्थ क्या है, तो रेस कोर्स यानी दौड़ का पथ इसका अर्थ है। और यहां पर देखिए लाइन, करिकुलम शब्द अंग्रेजी भाषा का है। तो ये तो आपको मैंने बता दिया, 100% क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। फिर देखिए, जिसकी उत्पत्ति, ये देखिए उत्पत्ति कहां से हुई है? लैटिन भाषा के क्यूरेरे, कहां से? क्यूरेरे से हुई है। यानी लैटिन भाषा के क्यूरेरे से इसकी उत्पत्ति हुई है। उसके बाद जिसका अर्थ क्या है? रेस कोर्स यानी दौड़ का पथ इसका अर्थ होता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा, एक बार फिर से मैं बता देता हूं आपको समझाने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि करिकुलम शब्द कौन सी भाषा का है? करिकुलम शब्द कौन सी भाषा का है? तब तो आंसर आएगा अंग्रेजी भाषा।
क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा श्रीमान आपसे? क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जाएगा कि करिकुलम शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? तो लैटिन भाषा से हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछा जाएगा कि करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो क्यूरेरे से हुई है। किससे हुई है? क्यूरेरे से हुई है। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर क्या पूछा जा सकता है कि करिकुलम शब्द में लैटिन भाषा के क्यूरेरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है? रेस कोर्स यानी दौड़ का पथ इसका अर्थ है। तो 4 क्वेश्चन यहां पर मैंने आपको बता दिए, चारों क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या दे रखा है कि पाठ्यचर्या यानी करिकुलम दौड़ का पथ है जिस पर बालक लक्ष्य प्राप्ति के लिए दौड़ता है। यानी पाठ्यचर्या क्या है? एक दौड़ का पथ है, एक दौड़ का पथ है जिस पर बालक क्या करेगा? लक्ष्य प्राप्ति के लिए दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। ये यहां पर कहा गया है। तो ये तो हो गया इसका क्या? शाब्दिक अर्थ। यानी शाब्दिक अर्थ में हमने क्या देखा कि कहां से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसका अर्थ क्या है, किस भाषा से लिया गया शब्द है, यानी ये हमने शाब्दिक अर्थ में देखा। उसके बाद आता है इसका संकुचित अर्थ। कौन सा अर्थ आता है? संकुचित अर्थ आता है। तो संकुचित अर्थ में देखिए, पाठ्यक्रम, विषय वस्तु यानी सिलेबस, इसका संकुचित अर्थ। तो पढ़ने योग्य यानी पढ़ने योग्य पाठों को क्रम में रखना। यानी जो सिलेबस आता है वो क्रम में ही आता है ना। पहला चैप्टर ये हुआ, दूसरा चैप्टर संख्या पद्धति हो गया, तीसरा चैप्टर प्रतिशत हो गया यानी मैथ की बात कर रहे हैं, चौथा चैप्टर आपका लाभ हानि हो गया, यानी क्रम से होता है। यानी पढ़ने योग्य पाठों को क्रम में रखना, अर्थात पाठ्य पुस्तक या कोर्स की पुस्तक, यानी जो पाठ्य पुस्तक आती है उसमें पाठ्यक्रम क्या होता है? एक क्रम में होता है ना। तो पाठ्यक्रम, विषय वस्तु, सिलेबस, ये इसका अर्थ हो गया। और पाठ्यक्रम का निर्माण केवल यहां पर ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पाठ्यक्रम का निर्माण किसकी प्राप्ति के लिए किया जाता है? ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, संज्ञानात्मक उद्देश्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है मेरे प्यारे साथियों ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। कौन सा उद्देश्य प्राप्त करना है? पाठ्यक्रम का निर्माण, ज्ञानात्मक उद्देश्य। ये हो गया केवल संकुचित अर्थ, यानी केवल एक ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति करना, यानी संकुचित अर्थ है। यहां पर न तो संज्ञानात्मक हो रहा है न भावात्मक हो रहा है, यानी ये हो गया एक संकुचित अर्थ। संकुचित अर्थ पूछे तो भावात्मक उद्देश्य है किसका? पाठ्यक्रम का निर्माण का क्या है? उद्देश्य है। फिर देखिए हमारा आता है कौन सा? फिर आता है व्यापक अर्थ। क्या आता है? व्यापक अर्थ। और व्यापक अर्थ में क्या आएगा? देखिए शिक्षाक्रम, पाठ्यचर्या यानी करिकुलम, इसका अर्थ क्या है? शिक्षा के तीनों उद्देश्यों का क्रम में रखना या क्रम से रखना। जैसे ज्ञानात्मक पहले, भावात्मक, क्रियात्मक, यानी यहां पर क्या? यानी व्यापक अर्थ में क्या हो रही है? तीनों उद्देश्यों की प्राप्ति होगी। ज्ञानात्मक भी होगी, भावात्मक भी होगी, क्रियात्मक भी होगी। लेकिन वहां संकुचित अर्थ में क्या था? केवल और केवल कौन सा था? ज्ञानात्मक था। किसमें? पाठ्यक्रम में, यानी सिलेबस में, विषय वस्तु में केवल क्या था? भावात्मक नहीं, सॉरी, ज्ञानात्मक था। और यहां पर आपको तीनों देखने को मिलेंगे, ज्ञानात्मक भी, भावात्मक भी और क्रियात्मक भी। फिर चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, और यहां पर देखिए ये जो शिक्षा क्रम है इसका निर्माण कौन करता है? तो शैक्षिक अभिकरण करता है। शैक्षिक अभिकरण बोले तो एजेंसियां करती है, और एजेंसियां कौन सी हो गई? राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो NCERT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसोर्स ट्रेनिंग हो जाएगी यहां पर। और NCF की फुल फॉर्म आपको पता ही है। और राज्य स्तर पर बात करें तो SCERT हो जाएगी, जो यहां पर क्या करेगी? इसका निर्माण करेगी। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शिक्षा क्रम का निर्माण राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी एजेंसी करती है? NCERT, SCERT, RSCERT, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय स्तर पर कौन करती है? NCERT करती है। और राज्य स्तर पर कौन सी करती है? SCERT करती है। और हमारे राजस्थान की बात करें तो RSCERT करेगी, RSCERT कर देगी प्यारे विद्यार्थियों। तो यहां पर हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर क्वेश्चन नहीं, पॉइंट देखिए क्या है।
नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षिक अभिकरण यानी एजेंसियां। अभी आपको बताया है कि राष्ट्रीय स्तर पर तो एनसीईआरटी के द्वारा एनसीएफ तैयार किया जाता है और यहां पर राज्य स्तर पर एससीईआरटी, एस बोले तो स्टेट हो जाएगा यहां पर, और यहां के द्वारा एचसीएफ तैयार किया जाता है। और यहां पर शिक्षा क्रम में तो क्या होता है, यानी शिक्षा क्रम यानी पाठ्यचर्या में तो क्या आता है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों उद्देश्य प्राप्त होंगे। लेकिन जो पाठ्यक्रम है ना, जो बुक के प्रारंभ में ही दिया जाता है, पहले पाठ्यक्रम दिया जाता है, विषय वस्तु दी जाती है, यानी सिलेबस जो दिया जाता है वो केवल क्या करता है, ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाया जाता है। लेकिन यहां पर पाठ्यचर्या यानी करिकुलम, शिक्षाक्रम ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निर्माण किया जाता है। हो गया ना। अब आते हैं थोड़े से यहां पर परिभाषा के बारे में बात करेंगे। तीन ही परिभाषा है, एग्जामिनर क्या पता पूछ ले हमसे, हमें तो याद करनी होगी। देखिए हेनरी हेरप के अनुसार, किसके अनुसार, हेनरी हेरप के अनुसार क्या है, पाठ्यचर्या मात्र एक मौद्रिक संदर्शिका है जो यह बताती है कि विद्यार्थी को क्या सीखना है। यानी आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाठ्यचर्या मात्र एक मौद्रिक संदर्शिका है जो यह बताती है कि विद्यार्थी क्या सीखना है, विद्यार्थी को क्या सीखना है। ये उक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी, केवल इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो किसके द्वारा दी गई है, हेनरी हेरप के द्वारा दी गई थी, हेनरी हेरप के द्वारा दी गई थी। उसके बाद आते हैं मुनरो। कौन आते हैं, मुनरो। और मुनरो क्या कहते हैं कि पाठ्यक्रम में वे समस्त अनुभव निहित हैं जिनको विद्यालय द्वारा, किसके द्वारा, विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्य प्राप्ति के लिए उपयोग में जो लाए जाते हैं, अनुभव होते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, पाठ्यक्रम, यानी वही पाठ्यक्रम में निहित होता है। किसके अनुसार, मुनरो के अनुसार। और एक और परिभाषा याद रख लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर कनिंगम की। कौन सी, कनिंगम की। और कनिंगम क्या कहता है, कैसे कनिंगम कैसे कलाकार बना दिया, यानी पाठ्यक्रम कलाकार यानी शिक्षक के हाथ में एक अंतर है, यानी क्या है, एक यंत्र जिससे वह अपनी सामग्री को अपने आदर्श के अनुसार अपने कलाकृत यानी विद्यालय में मोड़ता है। यानी जो शिक्षक है ना वो क्या करेगा, पाठ्यक्रम को विद्यार्थी को है ना अपने लक्ष्य के अनुसार, विद्यार्थी को उनको लक्ष्य के अनुसार है ना क्या करेगा, उसे विद्यालय में दे देता है, यानी विद्यालय में पढ़ा देता है पाठ्यक्रम को। इस प्रकार कौन कहते हैं, कनिंगम कहते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या बात की मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले हमने इसका क्या देखा था, शाब्दिक अर्थ देखा था कि करिकुलम कहां से, कौन सी शब्द भाषा का अर्थ है, ये अंग्रेजी भाषा के। उत्पत्ति कहां से हुई थी, लैटिन भाषा से हुई थी। कौन से शब्द से, क्यूरेरे से हुई थी, जिसका अर्थ क्या था, दौड़ का पता, यानी बालक को लक्ष्य प्राप्ति के लिए दौड़ पर, उस पथ पर क्या है, दौड़ाना, इसका अर्थ है शाब्दिक। उसके बाद हमने संकुचित अर्थ देखा, जिसमें हमने क्या बात की थी, संकुचित अर्थ में केवल भावात्मक उद्देश्य की प्राप्ति। उसके बाद व्यापक अर्थ में ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों उद्देश्यों की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद जो पाठ्यक्रम तैयार करता है यानी एनसीएफ क्या करेगा, एनसीएफ को तैयार कौन करेगा, तो राष्ट्रीय स्तर पर तो किसके द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रीय स्तर पर तो एनसीईआरटी के द्वारा किया जाएगा, और राज्य स्तर पर एससीईआरटी के द्वारा एचसीएफ तैयार किया जाएगा। ये आपको बातें बताई थी। उसके बाद आपको मैंने केवल 3 परिभाषाएं बताई है, ये याद रख लेना। उसके बाद आता है हमारा क्या, ये लीजिए, पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत, यानी पाठ्यचर्या यानी करिकुलम का निर्माण जो किया जाएगा उसके सिद्धांत क्या है, रुचि का सिद्धांत, बाल केंद्रित सिद्धांत, क्रिया केंद्रित सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, रचनात्मकता का सिद्धांत और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। और कौन सा है, सह संबंधता का सिद्धांत और व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत और जीवन से संबंधित का सिद्धांत। ये है इसके सिद्धांत। इसका मतलब क्या हुआ, यानी जो पाठ्यचर्या यानी करिकुलम का जो निर्माण किया जाएगा ना, वो रुचिकर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बोरिंग हो, ऐसे नहीं कि पढ़ने में कुछ आनंद ही ना आए, यानी रुचिकर न
है वो बालक का उब जाए उस पाठ्यचर्या से, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाल केंद्रित होना चाहिए, यानी बालक को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। यानी ऐसे नहीं कि शिक्षक केंद्रित बना दिया कि शिक्षक को आता है, इतना तो शिक्षक को आता ही है, हम शिक्षक से ऊंचा लेवल का पाठ्यक्रम डालते हैं, नहीं। बाल केंद्रित होना चाहिए। क्रिया, यानी उसमें क्रिया वाला पाठ्यक्रम होना चाहिए, यानी बालक कुछ करके सीखे, वो होना चाहिए पाठ्यक्रम। लचीलेपन का उसमें क्या होना चाहिए, भाव भी होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक भी होना चाहिए, इस प्रकार होना चाहिए। सह संबंधता, यानी एक दूसरे से क्या हो, पाठ्यचर्या में सह संबंधता होनी चाहिए। यानी जिस प्रकार विज्ञान है, विज्ञान का संबंध सामाजिक विज्ञान से होना चाहिए, गणित का संबंध विज्ञान से, यानी इस प्रकार सह संबंधता का सिद्धांत है। और व्यक्तिगत विभिन्नता का होना चाहिए, उपयोगिता का सिद्धांत होना चाहिए, और जीवन से भी संबंधित होना चाहिए। इस प्रकार पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाना चाहिए। ये हो गए उसके सिद्धांत। अब विधियां देख लीजिए, हमने सिद्धांत देख लिया, अब विधियां देख लीजिए कि पाठ्यचर्या निर्माण की विधियां कौन कौन सी है। दो प्रकार की विधि है पाठ्यचर्या निर्माण की, यानी करिकुलम निर्माण की कितनी विधियां, दो विधियां। कौन कौन सी, एक तो है प्रकरण विधि, एक है चक्राकार विधि, जिसे क्या कहते हैं, कुंतल विधि भी कहते हैं। तो देखिए यहां पर एक तो पाठ्यचर्या निर्माण की कौन सी विधि हो गई, प्रकरण विधि हो गई, एक कौन सी हो गई, चक्राकार या कुंतल विधि हो गई, चक्राकार या कुंतल विधि हो गई। प्रकरण विधि किसे कहेंगे, तो प्रकरण विधि वह होगी किसी विषय के प्रकरण का जिस कक्षा में प्रारंभ किया जाता है उसी कक्षा में समाप्त करना। जी हां, कोई विषय वस्तु है, उसका जो प्रकरण हमें दे रखा है उसी कक्षा में प्रारंभ किया और उसी कक्षा में क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। लेकिन चक्राकार में क्या होगा, किसी विषय एक प्रकरण की थोड़ी थोड़ी जानकारी प्रत्येक कक्षा में करवाई जाती है। जैसे एक टॉपिक ले लेते हैं, कोई भी टॉपिक हो, जैसे राजस्थान में बात करें, जैसे भौतिक प्रदेश है हमारा टॉपिक, क्या है, भौतिक प्रदेश। कक्षा 6 में केवल राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों के बारे में उसे बालक को बता दिया कि मरुस्थलीय प्रदेश आ गया, अरावली प्रदेश आ गया यहां पर, और यहां पर दक्षिण पूर्वी पठार आ गया, और यहां पर आ गया। फिर 7वीं क्लास में जैसे ही बालक होता है उसको अरावली के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें बताई जाती है। 8वीं कक्षा में होगा तो उसकी पूरी व्याख्या करवा दी जाएगी। 9वीं क्लास में होगा तो गहराई में चले जाएंगे, जिसने वर्गीकरण किया उसके बारे में भी बताया जाएगा। यानी इस प्रकार यह होता है चक्राकार या कुंतल विधि। इस प्रकार पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है कि पहली क्लास में कुछ कम है, दूसरी क्लास में थोड़ा हाई लेवल, फिर और हाई हो जाता है। यानी धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार है ना, तो वो चक्राकार या कुंतल विधि के द्वारा निर्माण किया गया पाठ्यचर्या है, और जो एक ही कक्षा में प्रारंभ हुआ और उसी कक्षा में समाप्त कर दिया गया वो होगी प्रकरण विधि। यानी पाठ्यचर्या निर्माण की कितनी विधियां, दो विधियां। कौन कौन सी, प्रकरण विधि और चक्राकार यानी कुंतल विधि। ये दो विधियां ऐसी है जो पाठ्यचर्या निर्माण में भूमिका निभाती है। उसके बाद पाठ्यचर्या के प्रकार देख लीजिए, क्या है, करिकुलम के प्रकार। तो देखिए नंबर 1 पाठ्यचर्या के प्रकार में नंबर 1 है बाल केंद्रित। किस प्रकार का, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या। फिर हमने देखा क्रिया केंद्रित, और फिर क्या है, विषय वस्तु केंद्रित, फिर क्या है, शिल्प केंद्रित है, फिर क्या है, समन्वय केंद्रित, फिर क्या है, अनुभव केंद्रित, और फिर क्या है, एकीकृत केंद्रित, और फिर क्या है, कोर केंद्रित। ये 8 प्रकार हम अब पढ़ने वाले हैं। तो नंबर 1 देखिए यहां पर क्या है, नंबर 1। नंबर 1 हमें दे रखा है बाल केंद्रित पाठ्यचर्या। तो देखिए इसका प्रतिपादन, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होंगे। देखिए यहां इसका प्रतिपादन किसके द्वारा, जॉन डीवी की लेबोरेटरी स्कूल में हुआ था। क्वेश्चन, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या किसकी देन है, तो जॉन डीवी। याद रख लेना कि इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, जॉन डीवी की जो लेबोरेटरी स्कूल है उसमें हुआ था। और बाल केंद्रित का अर्थ क्या है, बालक की बालक की रुचि, सतर और योग्यता को ध्यान में रखकर बनाया गया जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यचर्या है वो होता है। यानी बालक को ध्यान में रखा जाएगा, स्कूल को ध्यान में नहीं रखा जाएगा कि ये सीबीएसई का है, आरबीएसई का है, यानी किसका स्कूल है। नए शिक्षक का ध्यान रखा जाएगा, यहां पर बालक को ध्यान में रखकर, यानी बालक पहली कक्षा में है तो वो किस लेवल की
यहां पर गुणा भाग जोड़ घटा कर सकता है या नहीं कर सकता, उसके आधार पर बालक की रुचि पहली कक्षा में किसकी होगी, भाग देने में रुचि होगी या फिर चित्र देखने में रुचि होगी, यानी उसके रुचि के अनुसार, उसके स्तर के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार यह बनाया जाता है। उसे ही क्या कहते हैं, बाल केंद्रित कहते हैं। फिर क्या आता है हमारा, फिर आता है क्रिया केंद्रित। क्या आता है, क्रिया केंद्रित, और इसका प्रतिपादन किसके द्वारा, पेस्टालोजी के द्वारा। बाल केंद्रित का किसका, जॉन डीवी का जो लेबोरेटरी स्कूल है उसमें हुआ था, और इसका किसके द्वारा हुआ, क्रिया केंद्रित का, पेस्टालोजी और रूसो के द्वारा, पेस्टालोजी और रूसो के द्वारा। लेकिन इसमें वास्तविक रूप से विकसित करने का कार्य प्रयोजनवादियों ने किया था, यानी वास्तविक रूप से प्रयोजनवादियों ने किया, लेकिन प्रतिपादन इंपॉर्टेंट है, किसने, पेस्टालोजी और रूसो के द्वारा। विषय केंद्रित, ये विषय केंद्रित क्या है, यानी विषय केंद्रित है, पुस्तक केंद्रित पाठ्यचर्या भी कहते हैं, यानी पुस्तक पर केंद्रित। इस पाठ्यचर्या का जन्म ग्रीक व रोमन स्कूलों में हुआ, और भारत में भी यही पाठ्यचर्या सर्वाधिक प्रचलित है। जी हां, विषय केंद्रित है ना, भारत में सर्वाधिक, बच्चे को कम में ध्यान रखा जाता है, लेकिन विषय वस्तु को ज्यादा ध्यान में रखा जाता है, और यह भारत में सर्वाधिक प्रचलित है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से प्रकार का पाठ्यचर्या भारत में सर्वाधिक प्रचलित है, बाल केंद्रित, विषय वस्तु केंद्रित, यानी इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आता है हमारा 4 नंबर प्रकार, कौन सा, शिक्षक केंद्रित। इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पाठ्यचर्या के समर्थक कौन थे, गांधी जी थे। कौन थे, गांधी जी। और गांधी जी इस पाठ्यचर्या द्वारा बच्चों को क्या बनाना चाहते थे, आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। तो यानी आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा प्रकार है, ऐसा कौन सा प्रकार है पाठ्यचर्या का जिसके समर्थक गांधी जी थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिसके समर्थक थे। तो शिल्प केंद्रित पाठ्यचर्या, कौन सा, शिल्प केंद्रित पाठ्यचर्या। उसके बाद कौन सा आता है, नंबर 5, समवाय या सह संबंध पाठ्यचर्या, यानी जिसके समर्थक कौन है, जॉन फ्रेडरिच हर्बर्ट, जॉन फ्रेडरिच हर्बर्ट इसके क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे समर्थक। और उसके बाद अनुभव केंद्रित आता है, जिसके समर्थक कौन थे, टीपी नन। कौन थे, टीपी नन, अनुभव केंद्रित के। इसका मानना था कि मानव के अधिक से अधिक वास्तविक अनुभव पाठ्यचर्या में होने चाहिए। उसके बाद 7 नंबर, एकीकृत पाठ्यचर्या। कौन सा, एकीकृत पाठ्यचर्या। इस पाठ्यचर्या का जन्म कहां से, यूएसए में हुआ था, और यह पाठ्यचर्या गेस्टाल्ट विचारधारा पर आधारित है। और अंतिम प्रकार आता है हमारा मूल यानी कोर पाठ्यचर्या। जो इसका प्रकार है वो क्या कहता है कि जब पाठ्यचर्या को अनिवार्य या ऐच्छिक रूप में विभक्त करके बनाया जाता है तो अनिवार्य भाग को कोर पाठ्यक्रम कहते हैं। किस प्रकार, देखिए, जब पाठ्यचर्या को अनिवार्य या ऐच्छिक रूप में विभक्त करके बनाया जाता है ना, तो उस अनिवार्य भाग को क्या कहते हैं, कोर पाठ्यक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर पाठ्यक्रम कहते हैं। जिस प्रकार हमें यहां पर होते हैं ना ग्रेजुएशन में ऐच्छिक विषय, अनिवार्य विषय। अनिवार्य विषय कौन से होते हैं, हिंदी इंग्लिश वाले अनिवार्य होते हैं ना, हिंदी इंग्लिश अनिवार्य है। और कोर विषय कौन से हो जाएंगे इसमें, कोर विषय वो हो जाएंगे जो हम साइंस लेते हैं, मैथ लेते हैं, या फिर हम आर्ट्स लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं। यानी इस प्रकार है जो अनिवार्य है वो तो क्या होंगे, ये कोर पाठ्यक्रम कहा जाता है। लेकिन जो ऐच्छिक होते हैं, जो 2 भागों में होते हैं, एक तो अनिवार्य होता है, एक ऐच्छिक होता है, जिसमें से अनिवार्य होगा ना उस भाग को कोर या पाठ्यक्रम कहा जाता है, कोर पाठ्यक्रम कहा जाता है। उसके बाद यानी भारत में पाठ्यचर्या का विकास किस प्रकार होता है, तो देख लीजिए करिकुलम का विकास भारत में किस प्रकार हुआ था। नंबर 1 पॉइंट 1890 की बात है, जब पहली बार पाठ्यचर्या बनाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा। किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये रहा हमारा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है हमारा कि कोठारी आयोग है ना, उसके द्वारा संपूर्ण शिक्षा की पाठ्यचर्या बनाई गई थी। कब बनाई गई, 1964-66 में बनाई गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पर कि कोठारी आयोग। यह आपसे पूछा जाएगा कि संपूर्ण शिक्षा पाठ्यचर्या किसके द्वारा बनाई गई थी सर्वप्रथम, तो कोठारी आयोग के द्वारा 1964-66 में बनाई गई थी। लेकिन एनसीईआरटी द्वारा क्या किया जाता है, भारत में अब वर्तमान
वर्तमान में पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है, यानी बनाई जाती है, यानी एनसीएफ का निर्माण किया जाता है। और राज्य स्तर पर कौन करते हैं? एससीईआरटी करती है। राज्य स्तर पर कौन करती है? एससीईआरटी करती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो ये हुआ हमारा यहां तक आज का टॉपिक। उसके बाद देखिए क्या है आगे और टॉपिक, ये पंचम दस्तावेज क्या थे यहां पर देखिए। चलिए ये और बात कर लेते हैं हम, क्या है यहां तक और बात कर लेते हैं कि प्रथम दस्तावेज 1975 में 10 वर्षीय स्कूल शिक्षा पाठ्यचर्या एक रूपरेखा 1975, इसे सलाहकार दस्तावेज भी कहा जाता है। प्रथम दस्तावेज को क्या कहा जाता है? सलाहकार दस्तावेज भी कहा जाता है। उसके बाद दूसरा आता है एनसीपी, क्या आता है उसके बाद? एनसीपी 1988 आता है। इसी के साथ देखिए प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए जो बनाई गई थी, किसके लिए बनाई गई थी? प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए बनाई गई। और अर्थशास्त्र विषय को सामाजिक विज्ञान में जोड़ा गया था। किसमें? एनसीपी 1988 में। एनसीपी 1988 में। उसके बाद आती है एनसीएफ 2000। एनसीएफ 2000 आती है, जिसमें क्या किया गया था? पहली बार समाज शास्त्र को जोड़ा गया। पहली बार समाज शास्त्र को किस में जोड़ा गया था? एनसीएफ 2000 में जोड़ा गया था। आपसे इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एनसीएफ 2000 में जोड़ा गया, एनसीएफ 2005 में जोड़ा गया, या एनईपी नहीं एनसीपी 1988 में जोड़ा गया, यानी इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो समाज शास्त्र एनसीएफ 2000 में जोड़ा गया था। और चतुर्थ आती है हमारी एनसीएफ 2005। और वर्तमान में देख लीजिए एनसीएफएसई, यानी यहां पर स्कूल एजुकेशन को साथ में शामिल कर दिया जाएगा वर्तमान 2023 से। यह हो जाएगा हमारा पंचम दस्तावेज, यानी नाम दे दिया दस्तावेज। केवल हमें ध्यान क्या रखना है? सबसे पहले क्या आई थी? सबसे पहले 10 वर्षीय स्कूल शिक्षा पाठ्यचर्या एक रूपरेखा आई थी 1975 में, जिसे क्या कहते हैं? सलाहकार दस्तावेज कहते हैं। उसके बाद क्या आती है? एनसीपी 1988 आती है। एनसीपी 1988 आती है, जिसमें क्या किया गया? अर्थशास्त्र नहीं, उसमें अर्थशास्त्र विषय ना, उसको सामाजिक विज्ञान में जोड़ दिया गया। अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान में जोड़ दिया गया। उसके बाद क्या आती है? एनसीएफ 2000 आती है। एनसीएफ 2000 आती है, जिसमें क्या किया गया? समाज शास्त्र को जोड़ा गया था। समाज शास्त्र विषय को जोड़ा गया। उसके बाद एनसीएफ 2005 आती है, जो हम अब पढ़ रहे हैं। और यहां पर एनसीएफएसई 2023 आती है, यानी एसई से क्या बनेगा? स्कूल एजुकेशन। क्या बन जाएगा? स्कूल एजुकेशन बन जाएगा। अब देखिए आगे आती है हमारी एनसीएफ 2005, जो हमें पाठ्यक्रम में दे रखा है, जो हम कल पढ़ेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में, कब इसकी बैठक हुई थी, कब इसकी समीक्षा हुई थी, यानी सब बात करेंगे। कौन सी समिति के आधार पर बनी थी, और ये सारी बातें हम कल कर लेंगे। कल ये हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ एनईपी टॉपिक कंप्लीट होगा हमारा। कब? एनईपी तो हम कर चुके हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। एनसीएफ हमारा कल टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एनसीएफ 2005 बाल कल्याणकारी योजनाएं टॉपिक कंप्लीट हो चुका है हमारा। और आरटीई 2009 हम पढ़ने वाले। आरटी 2009 हम पढ़ेंगे, इसके बाद में टॉपिक है। इसके अलावा आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूं। 2011 में किस प्रकार क्वेश्चन आए, 2012 में क्वेश्चन किस प्रकार आए, 2015 में किस प्रकार आए, 2017 में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए, 2021 में और 2022 में जितने भी एग्जाम हुए हैं, L1 का हो चाहे L2 का हो, सभी क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिए, ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।